अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम हमारी पास्ट एमकेट केमिस्ट्री एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। चार कंपाउंड्स हैं, कौन से? एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड एन हेप्टेन। इन चार कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स का कौन सा ऑर्डर सही होगा इन ऑप्शंस में से वो चूज करना है हमने। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इन सभी कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स का याद होना जरूरी नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखना है आपने, जब भी अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आएगी तो दो बातें आपने याद रखनी है। जिस अल्केन का कार्बन नंबर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ओके, कार्बन नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर कार्बन नंबर सेम है, मतलब कि आइसोमर्स हैं, जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों के तीनों अल्केन्स हैं। ओके, और तीनों में 5 कार्बन होते हैं। मतलब कार्बन नंबर अगर सेम है तो फिर कैसे पता चलेगा किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? तो जिसमें ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। ठीक है, गौर से सुनिएगा। जिस अल्केन में ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। तो ये दो बातें अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आप देखें, एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। या फिर ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं। एन हेक्सेन, ठीक है, एन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में। एन प्रीफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले की स्ट्रक्चर हो गई। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, आप कंसिडर करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरे की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन है चेन में? 5 कार्बन है। पेंट मींस 5, 1 2 3 4 5। और इन 5 कार्बन में से जो दूसरा कार्बन है उस पर मिथाइल ब्रांच है, ये हमने मिथाइल ब्रांच लगा दी। ठीक है, हाइड्रोजन आप कंसिडर करेंगे लगी हुई है, मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूं। तीसरा कंपाउंड देखते हैं, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मींस 4। ओके, ब्यूट मींस 4, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ब्यूट, और उसमें जो दूसरा कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। लेट सपोज यहां से काउंट करते हैं, ये दूसरा कार्बन है, इस पे एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये। और चौथा हमारा कंपाउंड है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब क्या होगा कि 7 कार्बन है और वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देखें ये जो 3 कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन नंबर सेम है। इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। और ये वाला जो चौथा है इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ठीक है, तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? हम कहेंगे हेप्टेन की, क्योंकि उसमें कार्बन नंबर ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि जो चौथा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। अब जो बाकी 3 बचते हैं उन तीनों में कार्बन नंबर सेम है, 6 कार्बन है। ठीक है, तो अगर कार्बन नंबर सेम होता है तो फिर कैसे पता चलता है? जिसमें ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। ठीक है, मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? इसकी, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कम किसकी होगी? इसकी होगी। और ये जो है इसकी ज्यादा होगी। मतलब इन तीनों में से ये जो स्ट्रेट वाला है इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं है। और दूसरे नंबर पर किसकी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है। तीसरे नंबर पर किसकी ज्यादा होगी? इसकी। मतलब अगर इन तीनों का अगर हम ऑर्डर बनाएंगे तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसकी। मतलब इस चौथे के बाद दूसरे नंबर पर आएगा पहला, उसके बाद जो है इसमें एक ब्रांच है तो तीसरे नंबर पर ये आएगा सेकंड वाला, और लास्ट में आएगा थर्ड वाला। तो आप देखें ये वाला जो ऑप्शन है ये कहां पर है? सबसे ज्यादा 4 की है। 4 की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है 1 से, 1 की ग्रेटर है 2 से, 2 की ग्रेटर है 3 से। हम कहेंगे ये जो ऑर्डर है
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्टिव पार्ट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश डैश। मॉलिक्यूल में एक्टिव पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए होमोलॉगस सीरीज, ऑप्शन बी फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन सी केमिकल बॉन्ड, ऑप्शन सी आयोनिक कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल में जो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है रिएक्शन वहीं पर होता है। पूरे मॉलिक्यूल में जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है रिएक्शन वहीं पे होता है, इसलिए कहते हैं एक्टिव पार्ट जो होता है मॉलिक्यूल का वो फंक्शनल ग्रुप होता है। लेट सपोज आप देख लें, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये कोई ना कोई अल्कोहल है, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। यहाँ पर आप कितनी भी लंबी चेन खींच ले कार्बन की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मॉलिक्यूल है जब भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के अंदर किस पॉइंट पर होगा? इस पॉइंट पर होगा। ये वाली पॉइंट जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ से आप कितनी भी लंबी लाइन खींच लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एक्टिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, और ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो OH वाला पार्ट है, ये जो OH है ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक और एग्जांपल आप ले लें अल्कीन्स में, ठीक है। यहाँ से आप कितनी भी लंबी लाइन खींच लें कार्बन की, यहाँ से भी आप लंबी लाइन बना लें कार्बन की, जब ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का कौन सा हिस्सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? द आंसर इज दिस पार्ट, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट रिएक्शन में, ये मॉलिक्यूल जब भी रिएक्शन करेगा ये वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो पार्ट है जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये इस मॉलिक्यूल का एक्टिव पार्ट है, और डबल बॉन्ड को हम नाम देंगे कि ये functional group है। That's why we are saying that the active part in a molecule is called functional group. Next question है हमारे पास, its deficiency causes night blindness। इनमें से वो कौन सी विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो याद रखना है आपने, विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्या होता है कि हमारी आईज में एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन, रेटिना में प्रोटीन प्रेजेंट होती है रोडोप्सिन, और ये जो प्रोटीन है ये अंधेरे में या फिर कम लाइट में देखने में मदद करती है। हमें अंधेरे में देखने के लिए ये प्रोटीन चाहिए होती है, और ये जो प्रोटीन होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है। मतलब जैसे ही हम धूप में जाएंगे तो इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाएगी, और फिर धूप में घूम फिरकर जब हम वापस आएंगे घर और अपने रूम में इंटर होंगे जहां पर कम रोशनी होगी, तो कुछ देर के लिए हमारी नजर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारी आईज में रोडोप्सिन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और जैसे ही हम इंटर होते हैं रूम में तो हमारी आईज में रोडोप्सिन बननी शुरू हो जाती है, और 1-2 मिनट बाद हमें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोडोप्सिन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और रोडोप्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है? विटामिन ए चाहिए होती है। विटामिन ए जो है वो चाहिए रोडोप्सिन को बनाने के लिए। अब क्या होगा अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें विटामिन ए की कमी है, वो विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो जब वो धूप में से घूम फिर कर किसी ऐसी जगह पर आएगा जहां पर रोशनी कम है, ठीक है, तो उसकी आईज में रोडोप्सिन नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि वो विटामिन ए डिफिशिएंट है, और रोडोप्सिन नहीं बन पाएगी तो उसको अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आएगा, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि इस बंदे को सिर्फ रात में नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है, बल्कि दिन में भी अगर ये किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर कम रोशनी है या फिर अंधेरा है तो वहां पर भी उसको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो विटामिन ए डिफिशिएंट है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी होने की वजह से उसकी आईज में रोडोप्सिन नहीं बनेगी। रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो उसकी आईज को अंधेरे में देखने में दिक्कत होगी, चीजें ठीक से नजर नहीं आएंगी।